और आइए अब नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों में। पीएम नरेंद्र मोदी के डीएनए बयान के खिलाफ नीतीश और लालू मिलकर आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे होगी। इसके अलावा जेडीयू ने शब्द वापसी अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों के दस्तखत और डीएनए सैंपल जाम करने शुरू हो गए हैं। बता दें कि अभियान के तहत 50 लाख लोगों के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें पीएम मोदी को भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। इस यात्रा को गृहमंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार के 4 कोनों से निकलने वाली इस यात्रा के लिए विशेष बसें तैयार की गई हैं। इन बसों में विशेष रूप से ऑडियो विजुअल की व्यवस्था के साथ साथ एसी और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनकी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर रवानगी से पहले पूजा की गई। मानसून सत्र के आखिरी 2 दिन संसद चल पाएगी। भारी हंगामे के बाद मंगलवार को भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामा कर रहे सांसदों को शांत रहने के लिए बार बार कहा, लेकिन विरोध कर रहे सांसदों ने उनकी बात नहीं सुनी। स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों को कहा कि आप 40 दूसरे 440 सांसदों को काम नहीं करने दे रहे। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा में जीएसटी बिल लटक गया है। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश कर दिया। बिल पेश होते ही कांग्रेस सांसदों ने हंगामा बढ़ा दिया, जिसके बाद स्पीकर ने राज्यसभा को अगले 1 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने बिल पेश तो किया, लेकिन जल्द ही ये समझ आ गया कि हंगामे के बीच बिल पास कराना संभव नहीं है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू के भी सुर बदल गए। विपक्ष का कहना है कि वो बिल के पक्ष में है, लेकिन न पेश करने के तरीके के खिलाफ है। वो वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि कांग्रेस देश के विकास में बाधा बन रही है। भूमि अधिग्रहण बिल शीतकालीन सत्र तक लटक गया है। अब इसे मानसून सत्र में नहीं रखा जाएगा। बिल पर बनी संयुक्त समिति ने इसे अगले सत्र के लिए टाल दिया है। दरअसल कमेटी की आखिरी बैठक में हंगामा हुआ। उसके बाद ये मुमकिन नहीं रह गया कि भूमि अधिग्रहण बिल इस सत्र में पेश किया जा सके। उधर मुलायम के रुख पर सोनिया गांधी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। कहा है कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के रुख को गलत बताते हुए सभी पार्टियों से संसद चलने देने का अनुरोध किया था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। सदन में सरकार को रोकने में कामयाब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने सांसदों का हौसला बढ़ाने के लिए डिनर पार्टी देंगी। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी नेताओं की शरद पवार के घर आज बैठक होगी। इस बैठक में ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि चाय पर होने वाली गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस नेताओं की इस मुलाकात के दौरान में नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मंगलवार को पार्टी ऑफिस में शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रफुल्ल पटेल और तारिक अनवर भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं डिनर पर ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने की बात कही। आरजेडी के मुखिया लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने इशारों में राघोपुर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। राघोपुर विधानसभा सीट लालू और राबड़ी देवी की परंपरागत सीट रही है। दिल्ली के कोर्ट में यहां पे आदेश जारी हुआ है कि योगेंद्र यादव समेत 83 लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के वक्त एसएचओ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सोमवार रात योगेंद्र यादव हजारों किसानों के साथ जंतर मंतर पर हल प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही वो पीएम आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने समर्थकों के साथ योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के निवास एनआरसीआर में होगी। कैबिनेट के अलावा सीसीईए की अहम बैठक होगी। कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी देने पर विचार होगा। एक ही सर्कल में टेलीकॉम ऑपरेटर्स की आपस में स्पेक्ट्रम की शेयरिंग और ट्रेडिंग के लिए गाइडलाइंस को मंजूरी मिल सकती है। ड्रग रेगुलेशन को मजबूत करने और स्टेट एफडीए को मजबूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नेपाल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए एमओयू साइन करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीईए की आज बैठक होनी है, जिसमें डीजल सब्सिडी पर कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव एजेंडा में है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने मानसून के दौरान कम बारिश वाले जो क्षेत्र हैं उनमें खरीफ फसलों के संरक्षण के लिए फसलों को 50% डीजल सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है, जहां डीजल सब्सिडी का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह और अलका लांबा की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पार्टी नेताओं ने मंगलवार शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त तबीयत बसी से मुलाकात की।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया है कि वो दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के अलावा कमांडो सुरेंद्र सिंह और अलका लांबा के मामलों में बात करने आए थे। चर्चा सकारात्मक रही। आप नेताओं ने पुलिस आयुक्त को जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने वाले बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। खेती की जमीन का सर्कल रेट बढ़ने के बाद अब यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला गया है, जहां दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर किसानों की जमीन के सर्कल रेट दोगुने करने के आदेश दिए थे, तो वहीं पर उपराज्यपाल ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले हैं। पिछले महीने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इनके समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। गीता मामले में भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रतापगढ़ के उस परिवार की तस्वीर भेजने को कहा जो दावा कर रहा है कि गीता उनकी बेटी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान भेजी जाएंगी ताकि गीता इसकी तस्दीक कर सके। परिवार के मुताबिक गीता उनकी बेटी साबिता है, जो कि 2004 से गायब है। पाकिस्तान में रह रही गीता के परिवार को ढूंढने की कोशिशें तेज हैं। जान से मारने की धमकी का समाज सेवी अन्ना ने जवाब दिया है। अन्ना ने कहा कि वो धमकियों से नहीं डरते, जब तक जिंदा रहेंगे देश की सेवा करेंगे। बीएसपी नेता साध्वी प्राची को राज्यसभा सचिवालय ने समन जारी किया। नोटिस में संसद की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि साध्वी प्राची ने पिछले दिनों कहा था कि 1-2 आतंकवादी अभी भी संसद में हैं। लखनऊ में 11 बजे मुलायम पर बन रही फिल्म का उद्घाटन किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल सिंह यादव इसका उद्घाटन करेंगे। नेस्ले इंडिया के खिलाफ सरकार कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ भ्रमित विज्ञापन, गलत लेबलिंग और अनुचित व्यापार करने के एवज में केस फाइल कर 640 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। सरकार ने मैगी मामले में नेस्ले इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उपभोक्ता मंच NCDRC से शिकायत की। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने करीब 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ NCDRC के सामने शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान की तरफ से सोमवार को फाइल को मंजूरी दिए जाने के मामला काफी ज्यादा गरमाया और फिर दर्ज भी हुआ। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सुखविंदर कौर उर्फ राधेमा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटीशन में राधेमा के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। साथ ही राधेमा के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर हुई। अपने ऊपर लगे आरोपों को यहां पर देवी बताने वाली राधेमा पर रोज रोज नए अब खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला कांगड़ा का है। कांगड़ा के महंत श्याम सुंदर दास ने आरोप लगाए हैं कि राधेमा ने उनके गुरु महंत रामधीन दास परमहंस को मारने की साजिश रची। राधेमा को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि पंजाब के मुकेरिया में रहने वाली राधेमा के परिवार के यहाँ पे बच्चा ना पैदा होने की वजह से अपनी बहू की हत्या कर दी। राधेमा के बड़े भाई की शादी 1995 में हुई थी। 2002 में बहू की हत्या कर दी गई थी। राधेमा पर यह भी आरोप लगा है कि जिस इमारत की 6ठी मंजिल पर राधेमा रहती थी, वहीं से माता की चौकी के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और वहां राधेमा आइटम सॉन्ग्स पर डांस करती थी। टेरी के महानिदेशक RK पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दायर करने वाली महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। महिला ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि आरोपी के रुतबे और प्रभाव को देखते हुए मुझे जांच के तरीके को लेकर संदेह और डर है। खत में महिला ने PM मोदी से अपील की है कि RK पचौरी को संगठन से बर्खास्त किया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की अपील की है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। सेंट स्टीफेंस में रिसर्च स्कॉलर के यौन शोषण के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने सेंट स्टीफेन कॉलेज के प्रिंसिपल वंसल थम्पू और कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार को समन जारी किया। पीड़ित रिसर्च स्कॉलर ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने वंसल थम्पू और सतीश कुमार को 19 अगस्त से पहले हाजिर होने को कहा है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह को CBI की 16 टीम तलाश कर रही है, लेकिन वो गायब है। उसके विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर CBI रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। CID जांच में यादव सिंह को क्लीन चिट देने वाले अफसर भी शक के दायरे में है। बीजेपी ने ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जजों का प्लॉट मामला अहमदाबाद में जजों और सरकारी अफसरों को 27 प्लॉट के आवंटन की सुनवाई अब बड़ी बेंच के हवाले की गई है। दरअसल एडवोकेट जनरल ने यहां पे भरी अदालत में कहा था कि खुद चीफ जस्टिस प्लॉट लेना चाहते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ऐसे आरोप की बीच उनके सामने सुनवाई नहीं होनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस बम धमाका केस में आरोपी स्वामी असीमानंद की जमानत याचिका पर NIA विरोध नहीं करेगी। असीमानंद को समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि NIA के इस फैसले का पाकिस्तान NSA के स्तर पर होने वाली बातचीत में फायदा उठा सकती है। पाकिस्तान का हमेशा से यह कहना है कि समझौता एक्सप्रेस बम धमाके की जांच तेज हो।
एनआईए चीफ शरद कुमार आज सुबह 11 बजे खुद पाकिस्तानी आतंकी नवेद से जम्मू में पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि कोर्ट ने एनआईए को 14 दिन की कस्टडी दे रखी है। इसमें सिर्फ एनआईए ही नवेद से पूछताछ करेगी। इससे पहले मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने नवेद को एनआईए की कस्टडी सौंपते हुए 14 दिन की रिमांड पर भेजा। सूत्रों का कहना है कि याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और टाइगर मेमन ने हाईजैक का प्लान बनाया है, जिस पर बाद में अमल नहीं हुआ। उधमपुर में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने वाले राकेश कुमार और बिक्रमजीत को पुलिस विभाग ने नौकरी दी गई और अब राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इसके आदेश जारी किए। राजौरी में डनीधार इलाके में पुलिस और सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में 5 आतंकियों के घुसने की खबर है। 15 अगस्त नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। गैंगस्टर अबू सलीम ने इस बात से इनकार किया है कि उसने 1993 मुंबई विस्फोटों से पहले एक्टर संजय दत्त के घर जाकर उन्हें AK-47 राइफलें और हथगोले दिए थे। सलीम ने मंगलवार को टाडा अदालत के सामने अपने बयान में ये बातें कही। दिल्ली सरकार ने सीएनजी घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग बनाने को मंजूरी दी। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस SN अग्रवाल होंगे। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सवालों के घेरे में हैं। नजीब जंग पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों पर केस चलाने की इजाजत नहीं दी थी। ये घोटाला करीब 100 करोड़ का था। मुंबई के अक्सा बीच पर अश्लीलता रोकने के नाम पर छापेमारी करने वाली पुलिस पर केस से जुड़े तथ्यों का ठीक से रिकॉर्ड न रखने का आरोप लगा। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कई कमियां थीं। सीसीटीवी में दिख रही तस्वीरों में छापेमारी के दौरान सादे कपड़े में दिख रहे सभी 10 लोग पुलिसकर्मी नहीं हैं, बल्कि इनमें से 2 लोग खबरी बताए जा रहे हैं, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्र बताते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर मिलिंद खेतले और डीएसपी विक्रम देशमाने को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अक्सा बीच पर डीएसपी विक्रम देशमाने के नेतृत्व में ही पुलिस दल ने कपल्स सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। दिल्ली में 6 साल के मासूम की मौत के बाद एमसीडी जाग गई है। जामिया इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ है। अब तक 50 आवारा कुत्ते पकड़े जा चुके हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया नगर में कुछ दिन पहले ही आवारा कुत्तों ने एक 6 साल के मासूम को नोच कर मार डाला था, जिसके बाद तक साउथ दिल्ली नगर निगम विभाग हरकत में आया। हिमाचल के पावंटा साहिब में 3 युवक यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। आपको बता दें 2 को बचा लिया गया है और बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती भी हैं। भीषण बारिश के बाद मंगलवार शाम अचानक यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी चपेट में तीनों आए थे। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते गढ़वाल के कई गांवों का शहर से संपर्क टूट चुका है। लगातार बारिश के चलते सड़कें बीच से टूट गई हैं, जिससे बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते जो हैं काफी ज्यादा खराब हैं और यात्री भी अब फंस चुके हैं। वहीं अब फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए मौसम खुलने का इंतजार हो रहा है, जिससे कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में पानी ही पानी है। अचानक नालों में भर आया ज्यादा पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा है। राजस्थान के आमेर में दूसरे दिन भी तेज बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। बारिश के पानी से आमेर की गलियां दरियां बन चुकी हैं। जगह जगह हाईवे पर बारिश के पानी का भराव होने से गाड़ियों का लंबा जाम लग रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने डीजे पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इलाहाबाद में कांवड़ियों पर कोई असर नहीं दिख रहा। वो हाईवे पर नाचते गाते अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान यहां कांवड़िए शिव का रूप धारण करके असली सांप को नचाते रहे। कांवड़ियों का एक जत्था असली सांपों के करतब दिखाते हुए 40 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईवे पर ऐसे कांवड़ियों पर नियंत्रण रखने के भी आदेश दिए गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे में एक मादा तेंदुए ने दहशत फैला रखी है, जहां एक बंगले में घुसकर पालतू कुत्ते को शिकार बना डाला। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। रात करीब 11 बजे यहां पर देखा गया कि मादा तेंदुए ने अपने बच्चे के साथ इस घर में घुसी और कुत्ते को शिकार बना दिया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से गौल में शुरू हो रहा है। भारतीय समय अनुसार टेस्ट मैच 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि हमारा लक्ष्य 20 विकेट हासिल करना और जीत हासिल करना है, जिसके लिए हम 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेंगे। भारत की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में लोकेश राहुल और शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रेगुलर ओपनर मुरली विजय अनफिट हैं, इसलिए वो इस मैच में नहीं खेल रहे। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने भारत सरकार को सिर्फ सानिया मिर्जा का नाम भेजा है। विंबलडन विजेता सानिया मिर्जा को अपनी कार पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना महंगा पड़ा। हैदराबाद पुलिस ने उनकी कार की नंबर प्लेट को तय मानकों के अनुरूप ना पाते हुए 200 रुपए का चालान काटा।
सैफ कटरीना स्टारर फैंटम का भी पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। लाहौर उच्च न्यायालय ने फैंटम को पाकिस्तान में ना दिखाए जाने की याचिका पर संघीय सरकार, पंजाब प्रांत की सरकार और सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा। जमात-उद-दावा प्रमुख और 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में फैंटम पर बैन लगाने की मांग की। दरअसल इस फिल्म में मुंबई पर हमला कराने में हाफिज सईद का रोल दिखाया गया है। निर्देशक राजू हिरानी को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हिरानी के करीबी दोस्त और फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा उन्हें लेने अस्पताल पहुंचे। बाइक से एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।